सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती हैं और वहां भी जितने मरीज और डॉक्टर थे उनकी भी जान चली जाती है। अब मुआविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला है आगे। केमिकल वेपन का यूज करती है सीरिया की गवर्नमेंट। अब अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहां पे छोड़ जाओ। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सारे एक लाइन से वहां पे उनकी जान चली जाती है। सीरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पे लगा के समुद्र के रास्ते से भागने लगे। 14 साल के मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पे लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहां तक कि आईसिस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। देखिए इंडिया से ये वेस्ट की तरफ ये है सीरिया, और सीरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो 74% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 16% यहाँ पे शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुन्नी पॉपुलेशन जो है वो मेजॉरिटी में है, लेकिन मेजॉरिटी में होने के बाद भी सीरिया में जो गवर्नमेंट है वो बशर अल असद जो कि एक शिया मुस्लिम है उनकी है, और उनकी पार्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उस पे भी जो लोग हैं वो शिया मुस्लिम्स ही हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों। तो देखिए ईयर 1970 में अभी के जो प्रेसिडेंट है सीरिया के बशर अल असद, इनके फादर हाफिज अल असद, इनका जो था वो सीरिया की मिलिट्री के अंदर काफी स्ट्रांग होल्ड था, और जो सीरियन एयरफोर्स थी उसको भी ये हेड करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि 13 नवंबर 1970 को तख्ता पलट करके अपने आप को सीरिया का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ये प्रेसिडेंट तो बन गए थे, लेकिन इनको बहुत ही अच्छे से पता थी ये चीज कि सीरिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो सुन्नी पॉपुलेशन की है, तो देर सवेर कभी भी सुन्नी लेड पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है। तो इन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही अपनी पावर को और मजबूत करना स्टार्ट किया, और सीरिया के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले इलाके थे वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगाई ताकि छोटे से छोटा इशू भी हो तो उस पर ध्यान रखा जाए और कोई ऐसा इशू ना खड़ा हो जाए जहां पे सुन्नी लेड जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना वर्चस्व बना ले। और अपनी पावर का यूज करके इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिसमें ऑपोजिशन जो था वो एकदम खत्म हो गया था। कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चेंज कर दिया था, सीक्रेट एजेंसीज और मिलिट्री का एक्सटेंसिव यूज किया, मीडिया वगैरह सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया और पावर को पूरी तरीके से अपने हाथों में रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो शिया पॉपुलेशन थी सीरिया के अंदर उनको फेवर करने के भी एलिगेशंस इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगते रहे। अब देखिए इसके बाद ईयर आता है 2000, और इस ईयर में हाफिज अल असद की डेथ हो जाती है, और फिर इनके बाद इनके बेटे जो अभी भी प्रेसिडेंट है सीरिया के, बशर अल असद, ये सीरिया के प्रेसिडेंट बनते हैं। और ये जब प्रेसिडेंट बने तो इनके आने से भी कुछ चेंज नहीं हुआ, इन्होंने अपने फादर की जो पॉलिसीज थी उन्हीं को कंटिन्यू किया। अब देखिए जो तानाशाही चल रही थी जिसको लेके सीरिया के अंदर जो सुन्नी पॉपुलेशन थी उनके मन में थोड़ी सी तो खटास थी, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी बशर अल असद को सीरिया को रूल करने में कोई खास दिक्कत नहीं हुई। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर आता है 2006, और 2006 से लेके 2010 तक सीरिया के अंदर कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ जाता है, और तानाशाही से तो लोग ऑलरेडी परेशान ही थे, इसके साथ साथ सीरिया के जो लोग थे उनको इकोनॉमिकली भी दिक्कतें आना शुरू हो गई, लोगों के पास पैसे एकदम कम हो गए, खाने की दिक्कत आने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि सीरिया के लोग जो तानाशाही से परेशान थे उसके साथ साथ पैसे और एम्प्लॉयमेंट की कमी से भी परेशान होने लगे। सीरिया के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब सीरिया में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो इसके साथ साथ एक चीज और होती है, सीरिया से लगे हुए जो आसपास के देश थे जहां पे डिक्टेटरशिप थी, जैसे तुनीशिया, इजिप्ट, लीबिया, यमन, जॉर्डन, वहां पे अरब स्प्रिंग चल रही थी। मतलब कि जो डिक्टेटर थे इन कंट्रीज में उनके खिलाफ आम जनता प्रोटेस्ट कर रही थी कि तानाशाही को हटाओ और इलेक्शन करवाओ वहां पे। बेसिकली वो डिक्टेटरशिप की जगह डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम की मांग कर रहे थे। और ये जो इन देशों में प्रोटेस्ट चल रहे थे कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं थे, इनका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा था अरब कंट्रीज के अंदर, जिसकी वजह से जितने भी डिक्टेटर थे वो बहुत ज्यादा डर रहे थे। जैसे लीबिया में गद्दाफी को मार के इलेक्शन वगैरह करवाए गए, तुनीशिया में 23 साल से रूल करने वाले तानाशाह बेन अली को भी देश छोड़ के भागना पड़ा, इजिप्ट में 30 साल से रूल कर रहे हौसनी मुबारक जो थे उनको भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, जबकि इन्होंने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि प्रोटेस्टर्स वगैरह जो थे उनको रोकने के लिए इन्होंने मिलिट्री टैंक वगैरह तक रोड पे उतार दिए थे, लेकिन उसके बाद भी ये रोक नहीं पाए थे। ये इस तरीके से लोग इकट्ठा होकर जगह जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे। Syrians are back on the streets, driven by a rise in fuel prices, on top of an already collapsed economy. And today, there was a political earthquake in the streets of Syria against his government. रीजन में डिक्टेटर जो थे वो डरे हुए थे। अब ये सारी चीजें जो सीरिया के आसपास के देशों में चल रही थी, तो ये जो न्यूज थी
ये सीरिया के अंदर भी पहुंचती है, रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों तक ये बातें पहुंचती हैं। और देखिए इसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा जो अभी आएगा आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बता दूं आपको कि आज की डेट में सोशल मीडिया हम सबकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इसके फायदे तो हैं ही, लेकिन इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं जो प्रोडक्टिविटी को बहुत इंपैक्ट करता है, और स्टूडेंट्स के केस में तो ये और नेगेटिवली इफेक्ट करता है। तो कैसे ये सोशल मीडिया आपके डेटा को यूज करके आपको एडिक्टेड बनाता है, इस चीज के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जो आपको मिलेगी कंप्लीटली फ्री अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 28 जुलाई को 5 बजे एज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी यूपीएससी समिट। और अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये समिट आपको जरूर अटेंड करना चाहिए, जहां नेशन के बेस्ट माइंड्स आपकी हेल्प करेंगे अराउंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, वो भी कंप्लीटली फ्री विद जीरो चार्जेस। इस समिट में आप अटेंड कर सकते हैं लाइव ऑनलाइन सेशन बाय नितिन गडकरी जी और अनअकैडमी के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स, जिन्हें 1000 से भी ज्यादा सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट को गाइड करने का एक्सपीरियंस है। ये अनअकैडमी ऑनलाइन समिट इसी 28 एंड 21 जुलाई को शाम 4 बजे से अनअकैडमी ऐप पर लाइव होगी, और मैं आपसे मिलूंगा 28 जुलाई शाम 5 बजे। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब सीरिया के अंदर भी तानाशाही से तो लोग परेशान थे ही थे, दूसरी गरीबी और भूखमरी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तो बशर अल असद को भी इस बात का डर था कि ये जो बाहर के देशों में चल रहा है ये कहीं सीरिया के अंदर ये चीज ना शुरू हो जाए। तो बशर अल असद ने इससे निपटने के लिए अपनी सारी सिक्योरिटी को पहले से ही अलर्ट पे रखा था कि छोटी से छोटी चीज भी हो उसको इग्नोर नहीं करना है, और ये जो प्रोटेस्ट आसपास के देशों में चल रहे हैं ये सीरिया में नहीं शुरू होने चाहिए। लेकिन बशर अल असद को बिल्कुल ये पता नहीं था कि जैसा वो सोच रहे हैं उसका बिल्कुल उल्टा होगा। अब होता क्या कि फरवरी 2011 का टाइम था, और सीरिया के साउथ में एक दारा नाम की जगह है, और यहाँ पे एक स्कूल था जो कि अल उमारी एक मस्जिद थी, उससे थोड़ी दूर पे ही था। तो इस स्कूल के अंदर 7th क्लास में एक 14 साल का बच्चा था जिसका नाम था मुआविया सियासने। ये नाम आप याद रखिएगा, आप हैरान हो जाओगे कि इस 14 साल के बच्चे के एक इंसिडेंट की वजह से पिछले 10-12 साल से सीरिया के अंदर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर चल रही है, और दुनिया भर की सुपर पावर यूएस, रशिया, ईरान, यहां तक कि आईसिस जैसे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सब आमने सामने आके खड़े हो गए। तो ऐसा कर क्या दिया था इस लड़के ने, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली 26 फरवरी 2011 का दिन था, और मुआविया जो था इसके साथ 14 और स्टूडेंट थे जो बाकी लोगों की तरह ही आसपास की कंट्रीज में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे तानाशाही के खिलाफ उसको न्यूज और रेडियो के थ्रू सुन रहे थे। तो सेम डे क्या होता है कि मुआविया जो था इसने अपनी स्कूल की दीवार पे अरेबिक में लिखा इट्स योर टर्न डॉक्टर। ये ओरिजिनल पिक्चर है उस दीवार की। एक्चुअली बशर अल असद जो सीरिया का प्रेसिडेंट था ये लंदन से वेस्टर्न आई हॉस्पिटल से पढ़ाई करके आया था, तो सब लोग इसको डॉक्टर भी कहते थे। अब मुआविया ने ये चीज लिख तो दी थी दीवार के ऊपर, लेकिन उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था इस एक गलती की वजह से क्या क्या होने वाला आगे। तो सेम डे ये लिखने के बाद शाम को मुआविया जब घर पहुंचता है तो ये अपने फादर को भी इस बारे में बताता है, और फादर जो था वो काफी डर जाता था। उसको पता था कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए बहुत कड़ी सजा देगी। इनफैक्ट उसने मुआविया को छुपने को भी कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने इस वॉर को देख लिया था, और दारा एरिया के सिक्योरिटी चीफ जो कि बशर अल असद का रिश्तेदार था आतिफ नजीब, उस तक भी ये बात पहुंच चुकी थी, और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता था। इसको बहुत ही अच्छे से पता था कि आसपास के देशों में तानाशाही के खिलाफ रिवोल्ट चल रहा है, तो ऐसे में अगर इस तरीके की हरकत को इग्नोर किया गया तो वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे यानी कि 27 फरवरी 2011 को सिक्योरिटी फोर्सेस उस स्कूल के पास आती हैं और पता करना शुरू करती हैं किसने ये सब लिखा है, लेकिन कोई भी ये बताता नहीं है कि किसने ये लिखा है। अब जब ये थक हार जाते हैं तो टोटल 15 बच्चे थे जिन पे इनको शक था, उनको करीब 4 बजे ये लोग उठा के ले जाते हैं, जिसमें मुआविया भी था। अब इनको उठा के ले जाने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सीरिया की वो इन बच्चों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती हैं। इनको मुर्गा बना के लटका देते हैं, नाखून खींच लेते हैं इनके, पानी डाल के करंट लगाते हैं, इन्हें बिल्कुल अधमरा कर देते हैं। अब इधर तो ये सारी चीजें इन्होंने शुरू कर दी थी, और दूसरी तरफ मुआविया और बाकी बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो 2-3 बार पुलिस के पास पहुंच चुके थे ताकि उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। लेकिन जो फोर्सेस थी वो इनको छोड़ना था बहुत दूर की बात। इनसे कहती कि आप अपने बच्चों को भूल जाओ और बच्चे पैदा करो, और नहीं कर पाओ तो अपने घरों की जो औरतें हैं उनको यहाँ पे छोड़ जाओ। अभी जो लाइन थी इसको सुन के लोग बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और दारा के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनके बच्चों को छोड़ दिया जाए। और ये जो प्रोटेस्ट थे ये पीसफुल प्रोटेस्ट थे, क्योंकि वहां पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके नुकसान वगैरह पहुंचा के अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो गवर्नमेंट उसको छोड़ती नहीं है। तो ये बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और उन बच्चों को छोड़ने की डिमांड कर रहे थे। लेकिन उसके बाद भी जो पुलिस फोर्सेस थी वो एक मिसाल कायम करना चाहती थी, तो इन बच्चों को छोड़ती नहीं थी। उल्टा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनमें से भी कई सारे लोगों को उठा के जेल में डाल देती हैं। अब दारा के अंदर ये जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और बच्चों के साथ जो हो रहा था
इसकी जो खबर थी सीरिया की बाकी सिटीज तक भी पहुंचने लगी और लोगों को पता चलने लगा कि दारा के अंदर क्या चल रहा है। तो बाकी जगह पे भी प्रोटेस्ट होने लगे। 15 मार्च 2011 आते आते सीरिया के एरियाज जैसे दमास्कस, अलेप्पो, होम्स, लटाकिया, हामा, इन सब जगह गवर्नमेंट का विरोध होने लगा कि ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, इन बच्चों को छोड़ा जाए। तो जो एक छोटा सा प्रोटेस्ट जो दारा के छोटे से एरिया में शुरू हुआ था वो सीरिया के अलग अलग एरिया में शुरू हो जाता है। और ये वो टाइम था जब बशर अल असद की जो रिजीम थी उसको लगने लगा कि ये जो बच्चों को इन्होंने पकड़ा है ये सही डिसीजन नहीं है, इससे बात और खराब हो सकती है। तो इन सारे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए मिड अप्रैल 2011 करीब 45 दिन ये लोग बच्चों को रखते हैं और सीरियन गवर्नमेंट जो मुआविया और उसके बाकी के दोस्त थे इन बच्चों को छोड़ देती है। अब गवर्नमेंट ने इन बच्चों को छोड़ तो दिया था, लेकिन जब ये बच्चे बाहर आते हैं तो इन बच्चों की हालत देख के हर कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये छोटी उम्र के जो बच्चे थे अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, नाखून इनके खींच लिए गए थे, पूरे शरीर पे इनके जख्म थे। और जब बच्चों ने अपनी अपनी कहानी बताई और ये कहानी जब दूर दूर तक पहुंची तो लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने दोबारा से प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और 22 अप्रैल 2011 को फ्राइडे था और जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बात करते हैं और रोड पे इकट्ठा होकर फिर से प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार ये लोग कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि बशर अल असद के खिलाफ जुलूस निकाल के उसके खिलाफ नारे लगाते हैं और वायलेंस भी होता है इस प्रोटेस्ट में। और ये जो दिन है इसको फ्राइडे ऑफ डिग्निटी भी बोला जाता है। अब सीरियन फोर्सेस जो थी वो इस भीड़ को रोकने की कोशिश तो बहुत करती हैं और इसके बाद जब इस भीड़ को रोकने में नाकामयाब हो जाती हैं तो 25 अप्रैल 2011 के दिन फोर्सेस भीड़ के ऊपर गोलियां चला देती हैं और इसके अंदर 2 लोगों की जान चली जाती है। अब इसके अगले दिन ये जो 2 लोगों की जान गई थी, भीड़ जो है वो इनका जनाजा लेके निकलती है और काफी नारेबाजी भी होती है इस टाइम पे। तो सीरिया की जो गवर्नमेंट थी वो इसको कहती है कि ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जा रहा है, आप लोग फिर से भीड़ इकट्ठी कर रहे हो और नारेबाजी कर रहे हो। तो इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और टैंक्स का यूज किया गया, उनको रोड पे उतार दिया गया, गोली वगैरह चलाई गई और ऊपर से सीरियन फोर्सेस को ऑर्डर दे दिए गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से इन प्रोटेस्ट को, इन भीड़ को इकट्ठे होने से रोको, चाहे जो मर्जी करना पड़े। और फिर इसके बाद इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा गोलियां चलती हैं, बहुत ज्यादा लोगों की जान जाती है। इसकी जो ओरिजिनल फुटेज आप अभी भी इंटरनेट पे सर्च मारोगे तो जो ओरिजिनल फुटेज है कि लोगों पे गोलियां चल रही हैं, लोग भाग रहे हैं, वो अभी भी अवेलेबल है। और सरकार का ये जो डिसीजन था गोली चलाने का और टैंक्स उतारने का, ये चीज इनके ऊपर उल्टी पड़ जाती है। इससे चीजें शांत नहीं होती हैं बल्कि और बढ़ जाती हैं। जहां पहले 10 सिटीज में प्रोटेस्ट हो रहे थे, अब सीरिया की 20 सिटीज में ये लोग बशर अल असद के खिलाफ खड़े हो गए थे और बशर अल असद को अपनी कुर्सी छोड़ने को कह रहे थे। मतलब कि सीरिया के आसपास के देशों में जो चल रहा था, अब वही सिचुएशन सीरिया के अंदर भी आके खड़ी हो गई थी। और आए दिन जो सिविलियंस थे और जो सोल्जर्स थे, इनके बीच में झड़प होती थी। तो जो भीड़ थी उसके पास तो कोई हथियार वगैरह थे नहीं, वो पत्थर, लाठी, डंडे इससे ही लड़ते थे। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनके पास तो एडवांस हथियार थे। तो इसमें बहुत ज्यादा जो जान जाती थी वो आम जनता की जाती थी। और इसके साथ साथ जो भीड़, जो प्रोटेस्ट होता था, इसमें जो चोट लगती थी लोगों को, वो लोग जब जख्मी होके हॉस्पिटल जाते थे तो हॉस्पिटल के अंदर भी गवर्नमेंट ने पुलिस वाले खड़े कर दिए थे। जो भी प्रोटेस्टर को चोट वगैरह लग के हॉस्पिटल आता था उसको वहीं से पुलिस उठा के जेल में डाल देती थी। तो एक तरह से ऐसा हो गया था कि इन झड़प में जिसको चोट लग जाती थी उसका जेल जाना तय हो जाता था। तो अब इससे निपटने के लिए लोगों ने हॉस्पिटल जाना बंद किया और वहीं पास में एक अलामारी मस्जिद थी, लोगों ने हॉस्पिटल जाने की बजाय उसी मस्जिद में कुछ जो डॉक्टर थे उन्होंने मिलकर इलाज वगैरह करना स्टार्ट किया और एक फर्स्ट एड टाइप का अरेंजमेंट वहां पे स्टैब्लिश कर लिया। अब इसके कुछ ही दिन बाद जो सीरियन फोर्सेस थी उनको भी पता चल जाता है कि इस मस्जिद के अंदर इनका इलाज वगैरह होता है और यहीं पे लोग छुपते हैं। तो जो सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो इस मस्जिद के ऊपर भी अटैक कर देती है और वहां भी जितने मरीज और डॉक्टर थे उनकी भी जान चली जाती है। इस अटैक का बहुत ज्यादा विरोध होता है और इसके बाद ये हुआ था कि आम जनता, बच्चे, औरतें जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस को देखती थी, कहीं पत्थर मार देती थी, कहीं डंडा फेंक के मार देती थी। बहुत ज्यादा विरोध होने लगा था पूरे सीरिया के अंदर। 2011 आते आते 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी और सीरियन आर्मी जो थी उनके भी कई सारे सोल्जर्स जो थे उनकी भी जान गई थी, क्योंकि सिविलियन जो थे वो पत्थर वगैरह मारते थे। इसके साथ साथ सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस में कई ऐसे सोल्जर्स भी थे जिन्होंने सिविलियंस के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। तो ऐसे सोल्जर्स को भी मार दिया जाता था। पूरे सीरिया के जो सुन्नी मुस्लिम थे वो पूरी तरीके से बशर अल असद के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने ये चीज मान ली थी कि हमारी जान तो वैसे ही जाने वाली है, लेकिन हम इसको इसकी कुर्सी से हटा के मानेंगे। यहां तक कि ये जो बच्चे थे जिनकी वजह से सारी चीजें स्टार्ट हुई, ये भी इस प्रोटेस्ट में जाके शामिल हो गए थे। ये जो मुआविया है ये तो अभी भी फाइटर है और सीरिया में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो देखिए जो झड़प चल रही थी सिविलियंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, कुछ दिन तक तो ये चलती है, उसके बाद इसका जो फॉर्मेट होता है वो चेंज होता है। और फॉर्मेट इसलिए चेंज होता है क्योंकि सीरियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अपने ही कुछ सोल्जर्स थे वो बगावत कर देते हैं और आम जनता की मदद में आ जाते हैं। और इस चीज में जो मेन रोल था वो रियाद अल असद का था, जो कि एक बहुत ही अच्छी पोजीशन पे थे सीरियन आर्मी के अंदर। ऐसे ही एक महरूम नाम का आदमी था जो कि 20 साल तक सीरिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता था और अपनी बहुत ही यंग एज में नेशनल सर्विस के अंडर आर्म फोर्सेस में इसने फाइटर पायलट की भी ट्रेनिंग ली थी। तो इसने क्या किया कि सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता में से लोगों को उठा के
छोटी छोटी फाइटिंग यूनिट बनाई। पहली यूनिट जो इसने बनाई थी उसमें 15-15 लोगों की बनाई थी और फिर 29 जुलाई 2011 को इसको ऑफिशियली एक नाम दिया गया, फ्री सीरियन आर्मी। ये जो फ्री सीरियन आर्मी थी, इसका काम ये था कि ये जो सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लोगों पे हमला कर रही है, इनसे लड़ेंगे, हथियार उठा के लड़ेंगे और बशर अल असद को गवर्नमेंट से हटा के एक फेयर सिस्टम रखेंगे जहां पे ये सब ना हो। और इन्होंने ट्राई किया धीरे धीरे करके सीरिया के अंदर के जो एरियाज थे उन पे कब्जा करना। अब सीरिया के अंदर ये जो सारी चीजें चल रही थी, इसको देख के आसपास के जो सुन्नी मेजॉरिटी वाले देश थे उनका भी सपोर्ट आने लगा। कई ऐसे लोग भी थे जो सीरिया छोड़ के चले गए थे, वो वापस सीरिया आ गए। उन्होंने टेक्नोलॉजी से, अलग अलग अपनी स्किल से बशर अल असद को हटाने के लिए मदद करी फ्री सीरियन आर्मी की। इसके साथ साथ कई सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जो बशर अल असद के खिलाफ थे, तो वो भी आके फ्री सीरियन आर्मी के साथ जुड़ जाते हैं और इनकी मदद करते हैं। छोटे छोटे ऐसे करीब 1000 एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे जिनके टोटल 1 लाख फाइटर्स थे जो फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिल गए थे। और फ्री सीरियन आर्मी जो थी उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था, ना तो उसके पास वेपन थे ना रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने भी बिना कुछ सोचे समझे मजबूरी में इनके साथ जुड़ गए वो। और ऐसे ही ये जो ISI है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक, जो कि इराक के अंदर वहां की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा था, उसको भी इसके बारे में पता चलता है। उसको सीरिया के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट करने की और अपने नेटवर्क को बढ़ाने की। तो जो ISI था वो भी फ्री सीरियन आर्मी की मदद करने के लिए आ गया। इनके सारे लड़ाके धीरे धीरे करके कुछ लेबनान के रास्ते, कुछ अलग रास्तों से सीरिया के अंदर पहुंच गए। आपने नोटिस किया होगा पहले इसका जो नाम था वो ISI था, इन्होंने बाद में इसको चेंज करके ISIS कर दिया। वो इसी वजह से किया था, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक से बदलकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया कर दिया, यानी कि ISI से ISIS कर दिया इसका नाम। तो अब यहां से सीरियन गवर्नमेंट की जो दिक्कतें थी वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। जो पहले छोटा मोटा प्रोटेस्ट था, अब वो उनके लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बन गया था और उनके लिए अब लड़ाई मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। ये फ्री सीरियन आर्मी जो थी, हथियार यूज करके, गुरिल्ला वॉरफेयर यूज करके सीरिया के जो अलग अलग इलाके थे, दमस्कस, अलीपो, फिर आगे चल के रक्का जो था, इन पे जाके कब्जा करना स्टार्ट किया और अपना बेस बना लिया। और इस चीज से निपटना सीरिया की गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। तो देखिए, एक तरफ तो ये लड़ाई चल रही थी गवर्नमेंट और फ्री सीरियन आर्मी जो कि आम जनता ने बनाई थी उसके बीच में। एट द सेम टाइम सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया था, यहां पे क्या था कि कुर्द पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहती थी। ये जो कुर्द पॉपुलेशन है सीरिया में भी थी और सीरिया से लगे हुए टर्की था उसके एरिया में भी थी। तो ये जो कुर्द हैं ये टाइम टू टाइम कुर्दिस्तान की डिमांड करते थे। ये टर्की में भी ये डिमांड करते थे और सीरिया में भी करते थे। तो उनको इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी कि जो सीरिया गवर्नमेंट है वो तो बहुत ही बैकफुट पे है, उसको फ्री सीरियन आर्मी ने ऑलरेडी बहुत पीछे कर रखा है, तो यही टाइम है कुर्दिस्तान बनाने का। तो जो कुर्द थे उन्होंने सीरिया के नॉर्थ ईस्ट साइड में भी कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि सीरिया गवर्नमेंट की जो एक दिक्कत चल रही थी फ्री सीरिया आर्मी से, अब नॉर्थ ईस्ट साइड पे कुर्द जो थे वो भी इनके खिलाफ लड़ने लगे थे और वो अपना कुर्दिस्तान बनाने के लिए अलग अलग जगहों पे कब्जा करने लगे थे। तो देखिए, इससे पहले आगे बताऊं, अभी तक की जो सिचुएशन है वो ये है कि सीरिया के अंदर 4 एंटिटी अलग अलग मकसद के लिए सीरिया में लड़ने लगी थी। सीरिया की गवर्नमेंट, ISIS, फ्री सीरियन आर्मी जो आम जनता की थी सीरिया की, और कुर्द फोर्सेस, ये चारों अलग अलग मकसद के लिए लड़ रही थी। और फिर इसके बाद बाहर की जो कंट्रीज थी इन चारों ग्रुप्स के साथ अपने अपने मकसद को पूरा करने के लिए जुड़ने लगती हैं और उनको सपोर्ट करने लगती हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है कि सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन जाता है और दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसमें मल्टीपल कंट्रीज और सुपर पावर्स जो थी वो एक दूसरे से भिड़ने लगती हैं। अब आप कहोगे कि बाकी कंट्रीज क्यों आई और क्यों भिड़ने लगी, तो वो भी आपको मैं बताता हूँ। मिडिल ईस्ट की जो ऑयल रिच सुन्नी कंट्रीज थी जैसे सऊदी, कतर, ये भी सीरिया की जो शिया गवर्नमेंट थी जो कि पॉपुलेशन में कम होने के बाद भी सुन्नी मुस्लिम्स पे रूल कर रही थी, इससे ये खुश नहीं थी। तो इन्होंने बशर अल असद के खिलाफ जो फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही थी उसको पैसे से सपोर्ट किया, हथियार पहुंचाए वहां पे, ताकि सीरिया के अंदर जो बशर अल असद है जो कि शिया है उसको हटाया जा सके। अब ये सारी चीजें जब चल रही थी तो ईरान जो कि शिया मेजॉरिटी कंट्री है वो चाहता था कि सीरिया के अंदर बशर अल असद जो कि शिया है वही रूल करे, वो ना हटे वहां से। तो ईरान ने पूरी तरीके से सीरिया की जो गवर्नमेंट थी बशर अल असद उसकी मदद करना स्टार्ट किया, एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी और मिलिट्री तक भेजी सीरिया की गवर्नमेंट के पास, ताकि वो इस चीज से निपट कर अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको कायम रखें। तो ये तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई। ऐसे ही बशर अल असद की दोस्ती रशिया से अच्छी थी और मिडिल ईस्ट के अंदर रशिया के जो इंटरेस्ट थे उनको पूरा करने के लिए बशर अल असद का सीरिया में रहना रशिया के लिए बहुत फायदेमंद था। तो रशिया ने भी बशर अल असद यानी कि सीरिया गवर्नमेंट की मदद करी। अब रशिया सीरिया में घुस के उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस करेगा और मदद करेगा, तो यूएस कैसे पीछे हट सकता है। यूएस ने सीक्रेटली CIA को यह टास्क दिया कि फ्री सीरियन आर्मी को ट्रेनिंग दी जाए, उनको हथियार पहुंचाया जाए ताकि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ सके। तो ऐसे करके दुनिया भर की कंट्री
कंट्रीज इसमें घुस गई और 4 अलग अलग ग्रुप्स में ये सारी कंट्रीज और सुपर पावर बढ़ गई अपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, और सीरिया में हर दिन लड़ाई होने लगी और एयर स्ट्राइक होने लगी। अब इसके बाद क्या होता है कि 18 जुलाई 2012 को रवाडा स्क्वायर, जो कि दमस्कस में है, यहाँ पे सीरियन गवर्नमेंट जो थी इन चीजों से निपटने के लिए अपनी सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट सेल की मीटिंग कर रही थी, जिसमें सीरियन गवर्नमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग थे। अभी जो फ्री सीरियन आर्मी थी बहुत दिन से इस मीटिंग के ऊपर ताक लगा के बैठी थी। तो ये क्या करते हैं कि एक प्लान तरीके से इस पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा देते हैं, जिसमें सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर दाऊद राजिया, इसके साथ साथ बशर अल असद का जो ब्रदर इन लॉ था आसिफ, उसकी भी जान चली जाती है। ये बहुत बड़ा सेटबैक था सीरिया की गवर्नमेंट के लिए। और इस इंसिडेंट के बाद बशर अल असद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वो बैक टू बैक फ्री सीरियन आर्मी पे बहुत ज्यादा अटैक करता है। सबसे ज्यादा जाने फ्री सीरियन आर्मी जो थी, उनके जो रिबेलियंस थे, उनकी इसी पर्टिकुलर टाइम पे जाती है। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी सीरियन गवर्नमेंट जो थी, उनके हाथ में चीजें आ नहीं रही थी। ये जो फ्री सीरियन आर्मी के जो रिबेल्स थे, ये इनको पीछे नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इनको बाहर से बहुत हैवी सपोर्ट आ रहा था। दमस्कस के अंदर गहुटा एक जगह है जहां पे जॉर्डन की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल पे हथियार पहुंचाए जाते थे, ताकि फ्री सीरियन आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। और मल्टीपल लड़ाई लड़ने के बाद भी सीरिया की जो गवर्नमेंट थी, उसके पास इसका कोई तोड़ नहीं था। और ये जो गहुटा था दमस्कस के अंदर, यहाँ पे सुन्नी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, और स्पेशली ईस्ट साइड में क्या था कि जो पॉपुलेशन थी वो पूरी तरीके से सीरिया की गवर्नमेंट के अपोज में थी। और मल्टीपल टाइम सीरिया की गवर्नमेंट और यहाँ की पॉपुलेशन के बीच में बहुत बार लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी सीरिया की गवर्नमेंट इनको रोक नहीं पा रही थी। और इस एरिया से ही जॉर्डन के थ्रू हथियार पहुंच रहे थे। तो जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो 21 अगस्त 2013 को एक बार 2:30 पे, फिर सेम डे 5 बजे केमिकल वेपन का यूज करती है सीरिया की गवर्नमेंट। एक सैरिन नर्व एजेंट था, उसका यूज किया गया। लाइन से लाशें बिछा दी जाती हैं, बच्चे औरतें सारे एक लाइन से वहां पे उनकी जान चली जाती है। अब केमिकल अटैक के खिलाफ करीब 188 से 200 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने केमिकल वेपन कन्वेंशन साइन कर रखा है कि वो केमिकल वेपन का यूज नहीं करेंगी, लेकिन सीरिया ने ये चीज साइन नहीं कर रखी थी। और केमिकल वेपन का यूज करना ये बहुत ही इनह्यूमन है, इसमें बहुत ही बुरी तरीके से जान जाती है। ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम है। अब बशर अल असद ने केमिकल वेपन यूज तो कर लिए थे, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पूरी दुनिया में इसका विरोध होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यूएन को बोल के इस चीज को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाने की बात कही। और यही वो टाइम था जब हर किसी को लग रहा था कि बशर अल असद अब बच नहीं पाएंगे, उनका यहाँ सीरिया से जाना तय है। लेकिन चाइना और रशिया ने इस चीज को वीटो करके इसको पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। ऐसे ही 2017 तक 7 बार वीटो का यूज किया रशिया ने सीरिया को बचाने के लिए। और अगर ये वीटो ना होता तो कई सारी चीजें हो सकती थी, जैसे इनके ऊपर सैंक्शंस लग सकते थे या मिलिट्री इंटरवेंशन हो सकता था, अल असद को स्टेप डाउन करना पड़ सकता था। लेकिन रशिया और कहीं हद तक चाइना की मदद से बशर अल असद बच गए। लेकिन इसके बाद भी ये जब केमिकल हमला हुआ तो ओबामा ने इसका अपोज करते हुए सीरिया के बेसिस के ऊपर डायरेक्टली अटैक भी किए। It is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime's use of chemical weapons through a targeted military strike. और एक तरह से यहाँ पे यूएसए और रशिया जो था वो इनडायरेक्टली आमने सामने आ गए थे, जहां रशिया बशर अल असद के साथ खड़ा था और यूएसए फ्री सीरियन आर्मी के साथ खड़ा था। लेकिन यूएस का ये कहना था कि वो यहाँ पे घुसा है, यानी कि सीरिया में जो घुसा है वो आईएसआईएस का खात्मा करने के लिए घुसा है। तो यूएस ने सीरिया के अंदर अलग अलग बेसिस पे स्ट्राइक करी। इसके साथ साथ आईएसआईएस के जो ठिकाने थे वहां पे भी यूएस ने एयर स्ट्राइक करी। इसके जवाब में आपने देखा होगा कि आईएसआईएस वाले जो थे वो यूएस सिटीजन जितने भी थे उनको पकड़ लेते थे, उनका कभी गर्दन काटने वाली या फिर उनको जला के वीडियो बनाते थे और इंटरनेट पे डालते थे, जिसमें ज्यादातर इन्होंने जर्नलिस्टों को पकड़ा था। तो इतनी सारी कंट्रीज एक तरफ लगी हुई थी। इसके साथ साथ 2015 में टर्की भी घुस जाता है। नॉर्थ ईस्ट सीरिया में जो कुर्द लगे हुए थे अलग अलग जगह कैप्चर करने में, टर्की को लगा कि उसके लिए भी दिक्कत हो सकती है, तो उसने भी उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दी। रशिया को भी किसी भी कीमत पे मिडिल ईस्ट से सीरिया के अंदर बशर अल असद चाहिए था, तभी उसके इंटरेस्ट पूरे हो सकते थे। तो रशिया ने भी अपना बेस सीरिया के अंदर बना लिया और अलग अलग जगह पे एयर स्ट्राइक करी। तो कहने का मतलब है कि इतनी सारी सुपर पावर, रिबेलियंस, आतंकी ग्रुप इस इलाके के अंदर अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। और सीरिया जो था वो एक देश नहीं बचा था, बल्कि अलग अलग सुपर पावर कंट्रीज और रिबेलियंस के लिए, आतंकी संगठनों के लिए एक अड्डा बन गया था, जहां सब लोग आकर अपने मतलब पूरा करने के लिए लड़ाइयां लड़ते थे, जैसे कि एक रेसलिंग रिंग होती है उसकी तरह। और आए दिन जो सीरिया के ऊपर स्ट्राइक्स होती थी उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होता था वो सिविलियंस का होता था, बच्चों का, औरतों का, जिनकी कोई गलती नहीं रहती थी उनका होता था। एक्चुअल में सीरिया के अंदर इतनी स्ट्राइक हुई थी कि सीरिया एक कंकाल बन के रह गया था। ये हाल हो गया था उसका।
2016 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद उन्होंने यूएसए को सीरिया से बाहर कर लिया और कहा कि बशर अल असद जो है वो सीरिया के अंदर पावर में रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये नेवर एंडिंग फाइट है, इसमें हमें नहीं पड़ना। अब यूएस तो निकल जाता है, लेकिन 2017 में बशर अल असद ने फिर से केमिकल वेपन का यूज कर दिया, जिसमें 85 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 10 से ज्यादा तो बच्चे थे। तो इस इंसिडेंट के बाद जो यूएस बच के यहां से बाहर निकल के गया था, उसको वापस सीरिया में इन्वॉल्व होना पड़ा और अब ऑफिशियली स्ट्राइक करने लगा वो सीरिया के ऊपर। दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर में 4 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 80% से ज्यादा सीरिया की जो पॉपुलेशन थी वो गरीब बन गई, लोग भूखे मरने लगे, लोग सीरिया छोड़ छोड़ के भागने लगे और जब कोई फ्लाइट नहीं मिली तो अपनी जान तक दांव पे लगा के समुद्र के रास्ते से भागने लगे। सीरिया की इस कॉम्प्लिकेटेड सिविल वॉर को, जहां मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, सबसे पहली सोशल मीडिया वॉर भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे पहली वॉर थी जहां हर एक ग्रुप ने सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज किया, अलग अलग नैरेटिव सेट करने के लिए, इंटरनेशनली अपनी बात पहुंचाने के लिए। 800 से ज्यादा जो जर्नलिस्ट थे वो सीरिया के अंदर मारे गए थे। आईसिस वाले तो जर्नलिस्ट का सर काट के जला के उनकी वीडियो बना के डालते थे। तो कोई भी जर्नलिस्ट अपनी जान को खतरे में डाल के सीरिया में जल्दी से जाना नहीं चाहता था। तो न्यूज एजेंसीज के लिए भी ये सोशल मीडिया एक अपडेट लेने का सोर्स बन गया था। आज की डेट तक इसका रियल सोल्यूशन नहीं मिल पाया है, लोग वहां पे बैक टू बैक लड़ते रहते हैं और ये सब स्टार्ट हुआ एक छोटे से प्रोटेस्ट और बशर अल असद की जिद से कि वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेगा। और 14 साल के मुआविया ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी एक छोटी सी दीवार पे लिखी हुई लाइन से इतना कुछ हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, अनअकैडमी ऑनलाइन समिट इसी 20th and 21st ऑफ जुलाई को शाम 4 बजे से अनअकैडमी ऐप पे लाइव होगी, तो उसको जरूर अटेंड करिएगा। थैंक यू।